अच्छा जनाब, आईजीसीएसई फिजिक्स में हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को आज लेके बैठ रहे हैं। और कल जो पहली क्लास थी इस टॉपिक की, उसके अंदर मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी थी, जिसमें मेन टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उन सारी बातों को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑब्वियसली सारी की सारी बातें वैसे ही यूज हो जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मई जून 2017। क्वेश्चन ये है कि रेड लाइट है और ये कर्व सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और ये सेमी सर्कुलर गिलास ब्लॉक है, गिलास का ब्लॉक है जो हमें प्रोटेक्टर की शेप में नजर आ रहा है। कह रहे हैं जब ये लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू क्यू, तो हमने तो पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का रास्ता चेंज हो जाता है। पर आप देखिए, ओ से क्यू लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, लाइट के अंदर कोई डेविएशन इसके पाथ में नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो कल की क्लास में बेटा अयान, मैंने आपको बताया था कि बताइए वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लाइट अपना रास्ता चेंज नहीं करती। जी तो सर इसका आंसर है एज इट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री। और अगर ये बाउंड्री पर कभी भी इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है ना। तो एज इट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, सो इट इज गोइंग स्ट्रेट एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स पाथ, नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक, मैंने आपको इसकी वजह बता दी। आगे चलिए। लाइट ट्रैवल करती है गिलास में, क्यू पर पहुंचती है, और क्यू पे जब पहुंचती है तो 30 डिग्री पे पहुंचती है। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल आई हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। लाइट इमर्ज होती है एयर में। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का 1.5 है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रे इन द एयर। जब लाइट की रे बाहर एयर में निकलेगी तो हमें पता है नॉर्मल से अवे हो जाएगी। नॉर्मल से अवे होना है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। नॉर्मल से इसने अवे हो जाना है, मैं करीब कर रहा हूँ सॉरी। नॉर्मल से इसने अवे हो जाना है, और जब नॉर्मल से अवे होगी तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है जनाब। और कल मैंने आपको एक चालाकी सिखाई हुई है कि हमेशा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालोगे तो ऊपर लिखोगे ग्रेटर एंगल। ठीक है जनाब। तो बताइएगा यहाँ पे ग्रेटर एंगल 30 डिग्री का होगा या ग्रेटर एंगल आर होगा। आयान, 30 डिग्री का होगा, बिल्कुल गलत बताया आपने। हाँ तो लेकिन बोला तो आपने गलत ना भाई। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 1.3 लिखा। साइन 30 बटा यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पहले बनेगा ये साइन आर। ठीक है ना। और इसके बाद आज मैंने कैलकुलेटर की थीम थोड़ी सी चेंज की है, कल तक ब्लैक ब्लैक था, आज मैंने वाइट कर लिया इसको। तो जरा देखिए जनाब, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ 1.5 और इंटू साइन 30। और जब ये बन गया जी 3/4, और ये जो 3/4 बना है, इस 3/4 का मतलब 0.75 है। आपको चाहिए एंगल आर, तो बताइए साइन उधर जाकर बेटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है जी। तो जो आंसर आया है, अगर मैं इसका शिफ्ट साइन इनवर्स कर दूं यानी आंसर कर दूं, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 48.59। तो 48.59 को आइदर 49 भी लिख सकता हूँ या 48.6 भी लिख सकता हूँ। और मैंने मार्किंग स्कीम पे नजर मार ली है, उसने 49 लिखा है। ठीक है जी। हाँ बोलिए। 50 तो देखो वन सिग्निफिकेंट फिगर में चला जाएगा ना, 50 चला जाएगा वन सिग्निफिकेंट में। अब आप जरा देखो, मैक्सिमम इसके अंदर 2SF तो है ना। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें मैक्सिमम 2SF है, तो इसीलिए देखिए मार्किंग स्कीम वाले ने भी उसको मैक्सिमम 2SF पे लेके गया। ठीक। 48.6 करूंगा तो 3SF पे चला जाएगा, 50 करूंगा तो 1SF पे आ जाएगा। ठीक। अच्छा। जी जी जी, मतलब डेटा देख लेंगे, डेटा में मैक्सिमम 2 तक गया, तो मैक्सिमम 2 तक चले गए। कह रहे स्केच द पाथ ऑफ द लाइट इन द एयर। एयर में पाथ बनाए, वो मैंने बना दिया। और एंगल जाहिर सी बात है, अगर आप हो सके तो 50 डिग्री का बना दीजिएगा।
या 49 डिग्री का बना दीजिएगा। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एंगल मेजर कर चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो, तो मेजर्ड वैल्यू बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द कर्व सरफेस इज नाउ चेंज, और एंगल को 30 से 90 की तरफ लेके बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है जनाब। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द लाइट दैट स्ट्राइक द ब्लॉक एट क्यू एज दिस एंगल इंक्रीज। तो ये बताइए, अगर बेटा मैं इस वाली लाइट की रे को इंक्रीज करना शुरू कर दूं, कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मेरे हाथ में एक रे बॉक्स थी, रे बॉक्स से मैं इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहा था, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज हो रहा था। हाँ, और एक सर्टेन एंगल पे पहुंचकर वो 90 डिग्री पर बाहर निकलने लगेगा। और जिस एंगल पे 90 डिग्री पे निकलने लगेगा उसी का नाम मैं रख दूंगा क्रिटिकल एंगल। तो मैं क्रिटिकल को स्पेशली मैंने रेड कलर से डिनोट कर दिया। और फिर उसने कहा है अभी और आगे जाना है। तो जब आप और आगे जाओगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद ये शुरू कर देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जनाब। तो ये जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है बाई TIR। ठीक। तो अब आपको ये पूरी स्टोरी लिखना पड़ेगी जनाब, ये स्टोरी लिखना पड़ेगी आपको 3 मार्क की। तो मैं ज्यादा लंबी नहीं लेकिन बहुत कम सेंटेंसेस में काम की बात लिखना चाहूंगा। तो मैंने लिखा व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड, एंगल आर इंक्रीजेस एट ग्रेटर रेट। ठीक है ना, एंगल आर तो उससे ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। एंगल आर इंक्रीजेस एट ग्रेटर रेट एट अ सर्टेन एंगल, at a certain angle I, angle R becomes 90. This angle I is called, बताइए क्या नाम होगा जब एंगल आर 90 का हो गया? इसका नाम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। As we cross critical angle, the light exhibit total internal reflection। ठीक है जनाब, एंगल आई को बढ़ाते हैं तो एंगल आई बढ़ाने से सर एंगल आर बढ़ने लगता है और तेजी से बढ़ता है। और एक सर्टेन एंगल एंगल आई पर जो एंगल आर होता है वो 90 पे पहुंच जाता है। उस एंगल आई का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। और अगर आप क्रॉस कर जाओ उस क्रिटिकल एंगल को भी तो अब लाइट करने लगती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो अभी PDF दूंगा, आप क्लास के बाद अपने पास अपनी बुक में प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जनाब ये है कि इस टाइम जो इस वक्त आपके सामने जो प्रिज्म नजर आ रहे हैं, ये प्रिज्म यूजुअली, जो हमारे पास प्रिज्म होता है यूजुअली, उसमें बेटा तीनों एंगल ना 60 डिग्री के होते हैं। 60 60 60, यूजुअली तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन जो इस वक्त आपके सामने प्रिज्म नजर आ रहा है ये 90 डिग्री वाला है। और अगर ये 90 डिग्री वाला है तो यूजुअली हम लोग इसको कह देते हैं कि इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, क्योंकि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा लेते हैं हम लोग। कैसे कराते हैं तो अभी हम आपको बात समझाते हैं। जी जी जी। तो जरा पहले इस बात को समझिए। कह रहे हैं फिगर 7.1 को कंप्लीट करनी है और पहले प्रिज्म नंबर 1 से दिखाना है। तो प्रिज्म नंबर 1 में यार यार मेरी हेल्प कीजिए। दिस लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री। ठीक है ना। और जो मेरा पेन है वो लाइन के ऊपर मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा, तो आप बस यहाँ से चला लें तो ये लाइट सीधी चली जाएगी। ठीक है ना। जो लाइट होगी बेटा वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक। लेकिन जब ये लाइट इस जगह पर पहुंचेगी तो कहाँ पे जनाब, इस वाले पॉइंट का फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया P। P मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक।
और ये गिलास है, और गिलास का इन्होंने क्रिटिकल एंगल कहीं लिख के दिया हुआ होना चाहिए। वैसे हमें याद है 41 या 42 होता है। द बॉक्स कंटेन टू प्रिज्म, प्रिज्म वन, प्रिज्म टू, ड्रॉ सेकंड प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म भी बनाना है। लेकिन ये बहुत बुरी सी बात है, इनको बताना चाहिए था कि भाई ये वाला जो एंगल होता है ना, इसका क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का, गिलास का, ये 41 या 42 डिग्री होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब बेटा लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, तो सर ये वाली जो लाइट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं आपसे बोलूं यार यहाँ पे ना एक नॉर्मल बनाइए, ठीक है ना, अब ये रेड कलर से मैंने नॉर्मल बना दिया, तो आप देखिएगा कि जो लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है, ये 45 डिग्री पर आएगी। ठीक है जनाब, ये एंगल प्रॉपर्टी लगा लें आप, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा इसके अंदर, ठीक, क्योंकि ये प्रिज्म 90 डिग्री वाला है। और अगर 45 डिग्री पर है तो जाहिर सी बात है ये लाइट जो होगी 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अब ये 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 45 पर इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट पी, तो 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा जनाब, उसके बाद जब ये लाइट की रे नीचे आएगी, तो नीचे आने वाली लाइट रे के लिए भी उसने कहा प्रिज्म बनाना है आपको। ठीक है जनाब, आपने प्रिज्म बनाना है। अब जो यहाँ पे प्रिज्म बनेगा भाई, वो प्रिज्म इस वाले डिजाइन का बनाइएगा, जो कि आपको याद करना है। ठीक है जनाब, इसी डिजाइन का बनाइएगा, मैंने भी बहुत सोच समझ के बनाया। ठीक, और जब आप इस डिजाइन का प्रिज्म बना लेंगे तो देखिए ये लाइट आएगी और यहाँ पे इंसिडेंट होगी। ठीक है जनाब, और जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो इससे भी लाइट बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। ठीक है जी। तो ये वाली जो मैंने रे डायग्राम बनाई है ना, ये हम लोग यूज करते हैं पेरिस्कोप में। आपने पेरिस्कोप का नाम सुना है? तो ये पेरिस्कोप में जो सबमरीन पानी के अंदर होती है, तो पानी के अंदर जो बंदा यहाँ से खड़े होकर पानी के अंदर, सबमरीन के अंदर, यहाँ से वो देखता है, तो उसको ये वाला ऑब्जेक्ट नजर आने लगता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है आप समझ लें, इतना पोर्शन समंदर के नीचे का है। यानी ये वाला जो पोर्शन है जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इट इज इनसाइड वाटर, इट इज इनसाइड सबमरीन, और सबमरीन के अंदर से आप पानी के ऊपर वाला जो सीन है उसे देख सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो इसको भाई याद करना है, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है, बार बार आता है, इसको याद करना। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर यही वाली बात कह रहे हैं कि रे डायग्राम कंप्लीट करें, जो मैंने कंप्लीट कर दी। दूसरा प्रिज्म बनाए, जो मैंने बना दिया। और कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, वो मैंने कर दिया। तो इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। तो इसको भाई अयान भाई याद करोगे? ठीक है, और याद करने का मतलब आप इसको अगर एक दफा अपने पास कॉपी में बना लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, कह रहे हैं सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइट टू गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? दो बॉक्सेस में टिक लगाना है। बॉक्सेस के मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और टेस्ट है अयान का। अयान भाई बताइए कौन से बॉक्स पे टिक होगा? कल मैंने आपको बहुत तफसील से ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है। हाँ देखें, आप गौर से देखें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर टू को कर दो, नंबर टू को कर दो। बिल्कुल सही। इंसिडेंट एंगल जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही कहा, टू पर होगा। और दूसरी बात, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जाहिर सी बात है। तो आपने बिल्कुल सही पिक किया है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आ रही हो, और क्रिटिकल एंगल्स को इंसिडेंट एंगल क्रॉस कर चुका हूँ। बेहतरीन जी, बेहतरीन। जल्दी से आगे आ जाइए। फॉर ब्लू लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, क्रिटिकल एंगल आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या पता अयान को पहले से आता हो, तो अयान बेटा आप मुझे बता सकते हो कोई फॉर्मूला? जिस तरह साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ाया हुआ है, इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल के लिए, बता सकते हैं बेटा आप?
थोड़ा सा सही बताया, थोड़ा सा खराब कर दिया आपने, थोड़ा सा खराब कर दिया। इसका फॉर्मूला है 1/sin c। हाँ, थोड़ा सा बोलने में गलती की है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये फॉर्मूला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। आप टीचर स्कूल का गलत करा ही नहीं सकता बेटा। ठीक। तो करेक्ट फार्मूला ये वाला है। बोलने में आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर चेक कर लीजिएगा, आपके स्कूल के टीचर ने भी यही कराया होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल, इसलिए क्रिटिकल एंगल को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और एन को उसकी जगह लेकर आऊंगा पूरा का पूरा। तो हो सकता है आप ये बोलना चाह रहे हो कि साइन सी इज इक्वल टू 1/n हम लोगों ने याद किया है, तो भी मैं आपकी बात मान लूंगा। ठीक है जी। तो साइन सी इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे 1/n जो है वो 1.5 है, और ये साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। अब कैलकुलेटर में ये क्या वैल्यू कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, तो आप यकीनन कैलकुलेटर से इसको बेटा सॉल्व कर लोगे। और सॉल्व करोगे तो अगर ये गिलास है, प्लास्टिक है, आप खैर करके देखिएगा, मैंने मार्किंग इसकी में एक नज़र मार ली है भाई, वहाँ लिखा हुआ है 42 डिग्री। तो मैं कैलकुलेटर चलाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूँ साइन इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो क्रिटिकल एंगल आप खुद से क्लास के बाद चेक करोगे, इट शुड बी 42 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाइए, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, एक ब्लॉक है उसी प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक। टाइप ऑफ प्लास्टिक जो अभी अभी हमने ऊपर यूज की, इसका मतलब है कि मैंने क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री यूज कर सकता हूँ। अरे जनाब, इसके ऊपर ब्लू लाइट आ रही है, पी पे इंसिडेंट कर रही है, एंगल आई 45 डिग्री है, ठीक है। कह रहे हैं सम ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू द ब्लॉक एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जाहिर सी बात है, लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफाइन करें। तो आपको याद होगा मैंने एक दफा पढ़ाया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिंगल कलर की हो। लेकिन उन्होंने कहा है कलर मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, किसी ऐसी टर्म में एक्सप्लेन करें जो मेजरेबल हो। तो अयान तुम मुझे बताना मोनोक्रोमेटिक लाइट की ऐसी डेफिनेशन जो मेजरेबल क्वांटिटी की फॉर्म में हो, जल्दी से बोलिए बेटा अयान। सिंगल कलर। जी, बस मैं सिंगल आपसे फ्रीक्वेंसी कहलाना चाह रहा था। ठीक। ये इसका आंसर है, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसको मैं मना करूंगा। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, जो मेरा कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। फॉर्मूला होता है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट नहीं कर चुके, दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो 1.5 के ऊपर ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। आपने एंगल आर निकालना है, और एंगल आर का मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ, 28 डिग्री है। ठीक। कैलकुलेटर से बेटा खुद से करोगे एज अ होमवर्क। कह रहे ड्रॉ द पाथ टेकन बाय द लाइट दैट पासिस इनटू द ब्लॉक एंड द पाथ ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड एट पी। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी पी पर उसे ड्रॉ करें। तो जनाब इसका मतलब है आपसे रिफ्लेक्शन की ड्राइंग कराना चाह रहे हैं, और अगर रिफ्लेक्शन की ड्राइंग करना है तो ऑब्वियसली आप प्रोटेक्टर यूज कीजिए। प्रोटेक्टर से बिल्कुल प्रॉपर 45 डिग्री एंगल मेजर कीजिए, और 45 डिग्री पर इसको रिफ्लेक्ट कराइएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी अभी आपने एंगल आर निकाला है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसलिए ये वाला एंगल आपने 28 डिग्री मेजर करना है, और 28 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना है। तो रिफ्लेक्टेड रे 45 पर है, रिफ्रैक्टेड रे 28 पे है, मैंने दोनों को ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाइए इसके ऊपर, और इस वाले क्वेश्चन में वो चाह रहे हैं कि अयान का टेस्ट लें, और आप अयान हमें बेटा कैलकुलेट, मुझे नहीं पता प्रोटेक्टर आपको पढ़ना आता है नहीं आता है, तो प्रोटेक्टर पढ़ के मुझे बताइए कि इस वक्त इंसिडेंट एंगल किस पर है। और आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, एक चांस में सही गलत उसी पे होगा, ये नहीं कि आप गलत बताएंगे तो फिर मैं आपको सही करा के दूंगा। एक चांस है आपके पास, जल्दी से बताइए इंसिडेंट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, आई साइड का आपका टेस्ट है जी।
50-60 के बिटवीन में भी है, 50-60 के बिटवीन में भी है, और 120-130 के बिटवीन में भी। हाँ, क्या कह रहे? 35 डिग्री। जबरदस्त, मैंने आपको बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप बहके नहीं, और जबरदस्त काम मैं आपने कर दिया, क्योंकि मैं आपसे गलती कराना चाह रहा था कि आप 50 और 60 के बिटवीन पढ़ के बता दें। पर आपने सही कहा सर, इसको यहाँ से मेजर करेंगे ना, यहाँ से करेंगे तो 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया। तो अयान ने सही बताया है, ये 35 है, क्योंकि जो एंगल होगा वो फ्रॉम द नॉर्मल मेजर होगा, फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल 90 पर है, नजर आ रहा है मुझे 55 डिग्री। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस इज एंगल आई, एंड एंगल आई इज 35 डिग्री। ठीक है जी। कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का 1.56 है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर। जब ये लाइट एयर में निकलेगी, देखिए ये गिलास है बेटा, ये एयर है, गिलास से एयर में जा रही है, गिलास से एयर में जा रही है। तो गिलास से एयर में जा रही है, तो हमें ये वाली बात पता है कि सर जब कोई लाइट एयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, इट इज द ओरिजिनल पाथ। सर ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। और बताइए, अगर ये नॉर्मल से अवे होगी तो साफ नजर आ रहा है ये वाला एंगल बड़ा एंगल होगा। और अगर ये एंगल बड़ा होगा तो मुझे अयान सिर्फ फॉर्मूला लिख के बताएं, क्या लिखूंगा? 1.56 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू साइन एंगल, क्या एंगल लिखूं बेटा बोलिए? साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन आर। गलत कर दिया अयान भाई, गलत हो गया। अब आप करेक्शन नहीं कीजिएगा, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? अभी भी बेटा मैंने याद कराया है, हमेशा ऊपर ग्रेटर एंगल रखते हैं, ऊपर ग्रेटर एंगल रखते हैं, ऊपर ग्रेटर एंगल रखते हैं। तो यार जो लाइट एयर में जा रही है वो नॉर्मल से दूर जा रही है, जब वो नॉर्मल से दूर जा रही है तो ऊपर आएगा ग्रेटर एंगल। हमेशा ऊपर ग्रेटर एंगल होता है, रट्टा ये नहीं मारो है, एंगल आई अपॉन एंगल आर। ऊपर ग्रेटर एंगल और नीचे स्मॉलर एंगल होगा भाई। ठीक है जी। अब जब आप इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आना चाहिए 63 डिग्री। कैलकुलेटर आपको चलाना सिखा चुका हूँ, जो मुश्किल चीज़ है वो आपसे करा रहा हूँ कि भाई ऊपर एंगल हमेशा बड़ा वाला लिखेंगे, नीचे एंगल हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। इसके बाद पूछ रहे हैं बताइए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको मैं ऊपर करा चुका हूँ। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/n। ठीक है जनाब, साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/n, या n इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल, एक ही बात है। तो क्रिटि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इट इज 1.56, उसका रेसिप्रोकल करें, उसका साइन इनवर्स करें, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर में आंसर आना चाहिए 40 डिग्री। मैंने मार्किंग स्कीम का डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा ताकि दिमाग में ये वाली बात बैठ सके। और आगे जाइए जी। कह रहे जनाब ये वाटर वेव्स हैं जो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। अच्छा, टिक वन बॉक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट इज सेम इन द शैलो वाटर। तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती। तो उन्होंने ये पूछा है कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली। उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अलबत्ता क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए मेडिसिन में इसका क्या यूज है, ऑप्टिकल फाइबर का मेडिसिन में क्या यूज है। तो शायद आपने नाम सुना हो एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी में खुदा नखास्ता फॉर एग्जांपल किसी बंदे के स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई है और डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा, मेडिसिन से उसका मसला हल नहीं हो पा रहा, तो एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर का जो तार होता है, बहुत बारीक सा तार होता है, उसके एक एंड के ऊपर कैमरा लगा देते हैं, लाइट लगा देते हैं। बल्कि ये वाली बात मुझे याद आ रही है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर लास्ट क्लास में कराया है, और वहां बताया था कि एंडोस्कोपी में कैमरा और लाइट हम स्टमक में पहुंचा देते हैं ओरल पाथ के थ्रू, और फिर वहां पे उसको ब्राइट करके अंदर का सारा जो सिस्टम होता है उसको स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो ये इसका मेडिसिन में यूज है। तो ये क्वेश्चन बेटा बार बार आता है, तो इसका आंसर अगर आपके पास प्रॉपरली आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
लेकिन पहले मैं चाहूंगा आप इसको खुद से लिख के दिखाइए। पहले मैं चाहूंगा आप मुझे इसे प्रॉपर वे में लिख के दिखाइएगा कि मेडिसिन में इसका क्या यूज होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने इस वक्त आपके सामने एक छोटी सी ड्राइंग की है, ये ड्राइंग ऑप्टिकल फाइबर की है। और इस ऑप्टिकल फाइबर का जब कभी क्वेश्चन आए तो इस ऑप्टिकल फाइबर में आपने ये काम करना है कि लाइट को दिखाना है। ठीक है जनाब, ये लाइट को दिखाना है। और ये लाइट इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और यहीं से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर करके ये लाइट आगे की तरफ भाग रही होती है। तो ये वाली ड्राइंग आपने बनानी है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होता है, तार होता है। जिस तरह बिजली का तार कॉपर का होता है, बिजली का तार कॉपर का होता है। आप बता सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस चीज का तार बना हुआ होता होगा? हाँ, किस किस मटेरियल का तार होता है? नहीं पता है? तो देखो, जो घर में हमारे बिजली का तार आ रहा है ना बेटा, उसके बीच में क्या होता है? कॉपर का तार होता है। ऑप्टिकल फाइबर में बीच में कॉपर के तार के बजाय आइदर प्लास्टिक वायर होता है या गिलास वायर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक भी और गिलास भी दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो उसमें से लाइट पास कर सकती है। नंबर वन। नंबर टू, जो कॉपर का तार होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है और ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करती है। तो लाइट का इसके अंदर क्या करा रहे होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इंटरनेट का तार आपके घर में आया हुआ है, ये भी अब क्या चल रहा है आजकल? फाइबर का तार चल रहा है। फाइबर फाइबर की लाइन चल रही है। तो फाइबर की लाइन में कॉपर के तार की जगह प्लास्टिक का वायर यूज करते हैं, फाइबर का वायर यूज करते हैं। और इस फाइबर के अंदर करंट नहीं आ रहा होता बल्कि लाइट आ रही होती है। लाइट की फॉर्म में सिग्नल को मॉड्यूलेटेड फॉर्म में हम ट्रांसमिशन करते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऊपर 1 मार्क की डायग्राम है जिसको जरूर रट्टा मारिएगा। और मेडिसिन में इसका यूज है और टेलीकम्युनिकेशन में यानी इंटरनेट में इसका यूज है। इसका आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कर पाए तो फिर मैं करके दूंगा आपको। अच्छा जी, और जल्दी से आगे आ जाइए। कह रहे हैं जनाब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या सवाल पूछा है जनाब? बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या चीज होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। और 3 एक्सपोनेंट 8 का मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। तो कह रहे जनाब इन दोनों के बिटवीन में ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, लाइन से ज्वाइन कराना है, तो ये इस पे आगे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं माइक्रोवेव्स। आपको पता है माइक्रोवेव कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सब की स्पीड क्या होती है बताएं? हाँ, तो इसके लिए भी यही वाला बॉक्स आएगा। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, माइक्रोवेव स्पीड इन वैक्यूम, सबकी स्पीड है क्या। आखिर में कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, क्या कहेंगे? 6000। मैंने मेरे ख्याल में मैंने 5000 याद करवाई हुई है, पर 5000 6000 दोनों चलेंगे उसी ऑर्डर में। ठीक है जी। अच्छा, एक और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का एक और यूज है, मतलब इसी मेडिसिन में ही। कहते हैं जनाब, शायद मैंने उस दिन आपके साथ ये वाली बात डिस्कस की हो कि गैमा नाइफ, समझते हैं गैमा नाइफ? मैंने याद आ रहा है कि मैंने आपको गैमा रेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। गैमा नाइफ सर्जरी। ठीक है ना? तो गैमा नाइफ सर्जरी में भी जो ऑप्टिकल फाइबर होगा उस ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है जनाब, मैं गैमा रेस को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाऊंगा जहां कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करना होगा। जहां कैंसर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा वहां पहुंचाऊंगा। और गैमा रे से ये सर्जरी भी की जा सकती है। अच्छा, खैर आगे चले। कह रहे जनाब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लॉक का 1.5 है और स्पीड आपको सामने दी हुई है। कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिलास के ब्लॉक में स्पीड ऑफ लाइट, तो अब मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन गिलास। अब आप देखिए क्वेश्चन में उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 1.5,
सी की वैल्यू आपको पता है 3 एक्सपोनेंट 8, तो आप कैलकुलेटर से आराम से v निकाल सकते हो। और मैं इस v का आंसर लिख के दे रहा हूँ, इट शुड बी 2.0, टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जनाब। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेकिन बड़ा जुल्म हो जाएगा कि हम सारे सवाल बरीका के बगैर कर लें। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, वरना बरीका छुट्टी करती नहीं है, आज पहली मर्तबा किसी वजह से लेट हो गई। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को बेटा यहीं पे स्टॉप कर